हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। बिहार PCS का फुल लेंथ क्वेश्चन कर रहे हैं। फुल लेंथ इसलिए कर रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ होता चले। ठीक है। हम लोग BPSC का कर रहे हैं, फिर UP PCS का भी कर लेंगे, कम से कम 15 सेट का, ताकि कम से कम 3,500-4,000 का क्वेश्चन का सेट तैयार हो जाए। इससे कभी भी पेपर दें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो। ठीक है, क्योंकि आसपास से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक आइडिया भी मिल जाता है। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर किस तरह से सब्जेक्ट को तैयार करना है। ठीक है दोस्तों। और जो PCS के पेपर होते हैं तो उसी अनुसार फिर जनरल के भी क्वेश्चन उसी से आते रहते हैं। जनरल में जैसे BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, या फिर बिहार दरोगा एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। एवं अन्य स्टेट में भी जो PCS के पेपर होते हैं या फिर शिक्षक का पेपर होता है, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है, ये 53वीं से 55वीं का पेपर है। ठीक है, कुछ भाग बचा हुआ है तो उसको करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो इन राज्यों में देखते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इन राज्यों में बिहार और उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है और बिहार में भी होता है, तो ये ए आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखिए किस प्रकार व्याख्या देखते हैं। गन्ना उत्पादन में प्रथम 3 स्थान वाले राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में होता है। हैं, ठीक है। और बिहार में भी होता है, तो यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक इनमें उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत में अनुसूचित जाति के लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत 31.9% जनसंख्या पंजाब में पाई जाती है। ठीक है, अगर प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक पूछा जाए तो पंजाब में, और ऐसे सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे अनुसूचित जातियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्या है, तो उस पर विचार करना है। क्या क्या समस्या है कोयला उद्योग की भारत में? तो निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, और धुलाई संस्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, और कार्य संचालन कीमतें। तो ये सभी समस्याएं हैं। ठीक है, भारतीय कोयला उद्योग की। ठीक है, ये सभी समस्याएं भारतीय कोयला उद्योग की हैं। 1, 2, 3 और 4 हैं। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, और कार्य संचालन कीमतें। तो ये चारों समस्याएं हैं भारतीय कोयला उद्योग की, तो बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो काली मिट्टी का क्षेत्र है कपास के लिए प्रसिद्ध है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है कपास के लिए। सी आंसर हो जाएगा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि चिकनी मिट्टी में मिलता है पौधों को सबसे अधिक पानी, चिकनी मिट्टी में। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी में केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो केसिका सबसे प्रभावशाली चिकनी मिट्टी में होती है। ठीक है, केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली चिकनी मिट्टी में होती है। ये आंसर हो जाएगा। महाद्वीप अलग
कैसे हुए? तो महाद्वीप अलग हुए विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। ठीक है, विवर्तनिक क्रिया के द्वारा महाद्वीप अलग हुए हैं। बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, विवर्तनिक क्रिया के फल परिणाम स्वरूप महाद्वीप एक दूसरे से पृथक हुए। वेगनर द्वारा प्रस्तुत महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार कार्बोनीफेरस युग में विश्व के संपूर्ण महाद्वीप एक में मिले थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया। इस स्थलखंड के चारों ओर स्थित विशाल जल भाग पैंथालासा के नाम से था। जो स्थल भाग था उसको पैंजिया नाम दिया था वेगनर ने। ठीक है, किसने? तो वेगनर ने। और जो जल भाग था चारों तरफ उसको पैंथालासा नाम से जाना गया था। और कालांतर में पैंजिया के विखंडन होने से तथा विखंडित भाग के प्रवाहित होने से उन विभिन्न महाद्वीपों और महासागरों की वर्तमान स्थिति प्राप्त हुई। ठीक है, 1960 ईस्वी में हैरी हेस ने अपना प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी महाद्वीप एवं महासागर विभिन्न प्लेटों के ऊपर स्थित हैं, जो हमेशा संचरणशील हैं। ठीक है, संचरणशील है मतलब कि आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, खिसकते रहती हैं प्लेटें। ठीक है, तो महाद्वीप अलग हुए हैं कैसे? तो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इनमें से क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो अरब सागर के पानी का औसत खारापन जो है 35 पीपीटी है। बी आंसर होगा 35 पीपीटी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है कहाँ? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो जाता है। ठीक है, 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री बराबर तो 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे हो गए। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर का मान 4 मिनट होता है। जब काहिरा मिस्र का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है तो इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल जो है चीन में स्थित है। ठीक है, तिब्बत वाला भाग में। तकला मकान मरुस्थल चीन के तारिम बेसिन में स्थित है। उसके उत्तर में तिएनशान पर्वत और दक्षिण में क्युनलुन पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर। यह मरुस्थल लगभग 3,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मरुस्थल में बालू का स्तूपों के निरंतर बदलते रहने का स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, तो तकला मकान कहाँ है? तो चीन में है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जोड़ती है। ए आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो बाब अल मंदेब जोड़ता है। ए आंसर हो जाएगा। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? जो 90 ईस्ट रिज जो है हिंद महासागर में स्थित है। बी आंसर होगा। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो किसी देश की राजधानी सिडनी नहीं है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। ठीक है, कैनबेरा वहाँ की राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, और वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। रियाद किसकी राजधानी है? तो सऊदी अरब की राजधानी है। ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, जबकि सिडनी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित एकमात्र एक शहर है। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है।
ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। ध्यान रखेंगे। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। सी आंसर हो जाएगा। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, भूमि है। और नदियां जो है, नदियां लवणता को ले जाने वाली, मतलब सागरों तक पहुंचाने वाली मतलब कि नदियां पहुंचाती हैं भूमि से। ठीक है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जो कि नदियों द्वारा प्रवाहित होती हैं सागरों में। ध्यान रखेंगे। महासागरों की उत्पत्ति के समय ही अधिकांश लवण उसके जल में घुल जाते हैं। स्थलीय भूभाग से होकर सागरों में गिरने वाली नदियां तथा सागरीय लवणों से तटीय भागों में किए जाने वाले अपरदन के परिणाम स्वरूप लवणों की कुछ न कुछ मात्रा निरंतर महासागरों में मिलती ही रहती है। अतः इसके कारण उसके जल में लवणता की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, मतलब कि जो भूमि है उससे उसका लवण नदियों द्वारा बह करके और जाता है सागरों में। भूमि की लवणता नदियों द्वारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धता क्या शामिल होते हैं? वाणिज्यिक स्रोत में ऊर्जा, तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये सब वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये सब हैं। ए आंसर हो जाएगा, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत हैं। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार भी है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार भी है। सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद द्वारा 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 में संशोधन कर अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है। ध्यान रखेंगे, यह संशोधन भारत के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। व्याख्या देखते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद ही थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या 4 बढ़ गई हैं तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। पहले कितनी थी? तो 8 थी जब संविधान लागू हुआ था। और संविधान लागू होने के समय अनुच्छेद उतने ही थे, 395, और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई है, 12 हो गई है और अनुच्छेद कितने रह गए? कितने हैं? 395 और 22 भाग हैं। ठीक है, अनुच्छेद बढ़े हैं लेकिन जैसे ए बी कर करके जोड़े गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 21A जोड़ा गया है। ठीक है, 21 में ही ए जोड़ दिया गया है। तो संशोधन हो करके अनुच्छेद बढ़े हैं लेकिन वो मतलब विभिन्न अनुच्छेदों में ही ए बी कर करके जोड़े गए हैं। तो इस वजह से अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, 22 भाग ही हैं, लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़ी है 4, 8 से 12 हो गई हैं। जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक से ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो
250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसमें कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा एवं अब खेल, सचिन तेंदुलकर को शामिल किया गया था, के क्षेत्र से विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? तो लोक लेखा, ये लोकसभा के स्पीकर को। ध्यान रखेंगे, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। 1967 में स्थापित परंपरा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इनमें से कौन सही नहीं है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये सही नहीं है। धन विधेयक किसमें लाया जा सकता है? तो लोकसभा में। आप लोग को पता है, ठीक है, कि धन विधेयक को लोकसभा में ही लाया जा सकता है, शुरुआत की जा सकती है, तो ये गलत हो गया। और देखिए ऑप्शन, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही बात है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। ठीक है, सिर्फ सिफारिश कर सकती है, ठीक है, कोई संशोधन के लिए, लेकिन वो उसमें कोई संशोधन नहीं ला सकती है, सिर्फ सिफारिश कर सकती है। और लोकसभा चाहे तो उसके सिफारिश को माने या ना माने। देखिए व्याख्या, धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद उसे राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। यदि राज्यसभा उसे पारित करके 14 दिन के अंदर लोकसभा को नहीं भेजती है तो विधेयक को पारित माना जाता है। ठीक है, अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, राज्यसभा अपने पास ही रखी रहती है, तो उसको पारित माना जाएगा 14 दिन के बाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, पूर्व सहमति से धन विधेयक को, मतलब कि राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, संवैधानिक निराकरण का। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। और संपत्ति अर्जित करने का, ये सब नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है यो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ये आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संविधान के अनुच्छेद 32 में इस अधिकार का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखेंगे, जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है
उसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आसपास से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी मतलब फिजूल की बातें नहीं हैं, उसको ध्यान से देखें, सुनते चलेंगे, देखते चलेंगे, ताकि तैयारी बेहतर हो सके और आसपास से क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? ठीक है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अनुसार की जाती है। व्याख्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे समझ में आएगा। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन, 360 के अनुसार वित्तीय आपात और राष्ट्रीय आपात किसमें? तो अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इनमें से कौन सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो कोर्ट मार्शल को छोड़कर नहीं, कोर्ट मार्शल को भी वो सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है। ठीक है, तो सी सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ऐसा नहीं है। कोर्ट मार्शल को भी सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है और उच्च न्यायालय और या अदालतों की सुनवाई भी कर सकता है। तो सी आंसर हो जाएगा, सी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आप लोग को पता है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए।